Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. This is your instructor Shah Fahad Khan and we are back with another video on MDCAT. But this time we have the video on AKU's entrance examination rather than the Sindh MDCAT. Okay, so let's get started. This video has been made on the request of many other candidates who texted me, basically my juniors and many others who are non-juniors. Okay, so let's get started. अच्छा सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको AKU के सिलेबस आउटलाइन की बात करूंगा। AKU का सिलेबस क्या है उसकी बात करूंगा, जो मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है AKU में अच्छे मार्क्स आने के लिए उसकी बात करूंगा। लेकिन इस पे बात करने से पहले मैं अपने बारे में ज़रा AKU से रिलेशनशिप बता दूं कि मेरा AKU से क्या वास्ता पड़ा। सो बेसिकली मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की थी कि AKU में मैंने AKU का एग्ज़ाम दिया था एज अ प्रैक्टिस टेस्ट, राइट, और वो क्लियर भी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। AKU का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद एक इंटरव्यू होता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर हो गया था। मुझे AKU से एक्सेप्टेंस मिल गई थी, लेकिन मैं AKU नहीं गया। ठीक है, AKU की जगह मैं डाउ गया। रीज़न उसकी ये थी कि AKU बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, राइट, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी वजह से AKU नहीं जा पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट गाइस मेरी एक एडवाइस सुन लें, यहाँ पर एक्सपेंसिव अलग बात है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, मैं मानता हूँ एक्सपेंसिव है, लेकिन आपने AKU का जो एग्ज़ाम है वो इसलिए नहीं देना क्यों ताकि आपको एडमिशन मिल जाए। अगर आप एडमिशन नहीं भी देना चाह रहे, ठीक है, आप जो एडमिशन वाले हैं उनको तो एडमिशन के देना ही होगा, ऑफ कोर्स जिन्हें जाना है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाएं, लेकिन जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी चाहिए कि टेस्ट दें। इससे एग्ज़ाम कंडीशन, ये टेस्ट पहले हो जाता है MDCAT से, सिंध MDCAT से। सो बेसिकली ये आपको एग्ज़ाम कंडीशन, एग्ज़ाम स्ट्रेस से थोड़ा सा फेमिलराइज करा देता है, right? So you get to know what it's like to be in the exam room, especially when you are doing an MDCAT, meaning a medical entrance exam. This AKU is also a medical entrance exam, right? So now let's get started. अच्छा, so basically AKU का पेपर पैटर्न कुछ ऐसा है कि AKU के दो सब सेक्शंस हैं, एक साइंस रीजनिंग, एक साइंसेस का सेक्शन है, दूसरा रीजनिंग का सेक्शन है। जो साइंसेस का सेक्शन है ना, ये आपकी बेसिक साइंसेस को टेस्ट करेगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, राइट। केम बायो फिज़िक्स के अलावा अब साइंसेस के बाद यहाँ रीजनिंग का सेक्शन है, इसमें साइंस रीजनिंग आएगी और मैथ रीजनिंग आएगी। अच्छा, मैथ सुनकर काफ़ी लोग तो यहीं पर पीछे हो जाते हैं कि यार मैथ कैसे होगी, प्री मैथ्स की मैथ वैसे भी अच्छी इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब होती है, काफ़ी मजबूत होती है कुछ लोगों की, सबकी नहीं। तो बेसिकली जिन्होंने मैथ लिया होता है तो उनकी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात बता दूँ कि इसमें ये कोई रॉकेट साइंस वाली मैथ नहीं है, कोई हाई लेवल मैथ नहीं है, ठीक है। इसमें मैथ जो है सेट 1 की मैथ है। सेट 1 की मैथ काफ़ी इजी होती है, ठीक है। जिन्होंने सेट 1 दिया होगा उन्हें अंदाज़ा होगा कि सेट 1 की मैथ कितनी ईजी होती है। या फिर बेसिक आपके जो O लेवल्स वाली मैथ थी वही मैथ है, कोई इतनी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। फ्रैक्शंस, प्लस माइनस, कोई बहुत ही ज़्यादा ईजी स्टफ़ है, बहुत ही ज़्यादा कोई प्राइमरी लेवल का है तो वो आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। वैसे A लेवल्स वालों के लिए तो ये यूजुअली मैथ का सेक्शन जो है वो इतनी प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स के पास A लेवल मैथ होती है, एंड अगर उनके पास A लेवल मैथ होती है तो फिर ये मैथ का सेक्शन उनके लिए हलवा होता है, ठीक है। तो ये फ्री के 30 MCQs आपको मिल जाते हैं। अब एक बात बता दूं, मैं ज़रा साइंसेस और रीजनिंग को पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं मैथ और साइंसेस की तरफ, साइंस रीजनिंग की तरफ आऊँगा, ठीक है, टेंशन ना लें। बेसिकली पेपर के दो मेन हिस्से होते हैं, एक साइंसेस का, दूसरा रीजनिंग का। जो साइंसेस का ये 3 है। साइंसेस के सेक्शन में आपकी 0.25 नेगेटिव मार्किंग अब भी होती है, ठीक है। MDCAT पे मैंने कहा था नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, AKU के साइंसेस के सेक्शन में अब भी नेगेटिव मार्किंग होती है। आई रिपीट, नेगेटिव मार्किंग इज स्टिल प्रेजेंट इन द साइंसेस सेक्शन, लेकिन द रीजनिंग सेक्शन इट्स नॉट देयर। रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। केम बायो फिज़िक्स सिंध बोर्ड वाली नहीं है, ठीक है। आप सिंध बोर्ड वाली अगर यूज़ कर रहे हैं तो AKU के लिए आप कोशिश करें वो यूज़ ना करें। रीज़न उसका ये है कि उसमें फैक्ट्स गलत होते हैं और ये लोग AKU वाले थोड़े सही अच्छे फैक्ट्स क्वेश्चंस में टेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए इट्स बेटर टू यूज़ द पंजाब बोर्ड बुक। एंड बेसिकली ये सिलेबस भी उनका पंजाब बोर्ड का ही होता है। अच्छा, सिलेबस आपको AKU का आराम से मिल जाएगा, AKU के वेबसाइट पे ही होता है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप आराम से वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। PDF होगा, केम बायो फिजिक्स के 3 सेक्शन बने होंगे, उनमें पॉइंट्स दिए हुए होंगे, हर पॉइंट
में आपको जो जो रिक्वायरमेंट है, मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टाइप का, तो वो आप वहाँ से पढ़कर फिर आप पंजाब बोर्ड को रेफ़र करेंगे। आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे, पंजाब बोर्ड की बुक खोलेंगे, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर है उसमें पंजाब बोर्ड उसका पहला पॉइंट पढ़ लिया आपने, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का चैप्टर यहाँ खोल लिया, ठीक है, उसको वहाँ यहाँ बुक से जो है ना पूरी तरह से कवर कर लिया। उसके बाद आप दोबारा सिलेबस पे जाएंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट कर लेंगे, उसको पंजाब बोर्ड की बुक से कर लेंगे, एंड सो ऑन। आप ऐसे चलते जाएंगे तो वो आप कर लेंगे। वैसे ये एडवाइजेबल होता अगर मैं थोड़ी ये वीडियो थोड़ी जल्दी बना लेता, थोड़ा टाइम ज़्यादा होता, लेकिन अब भी मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम है, हो जाना चाहिए ये, ठीक है। अब इसके फ़ौरन बाद हम बात करते हैं, ये तो केम बायोफिजिक्स की बात हो गई। अब ज़रा मैं इनके अंदर ज़रा डिग कर लूँ कि इनमें आपके रिक्वायरमेंट क्या है उनकी। बाय द वे ये पैटर्न जो है ना, ये लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है, AKU का जो 2019 में टेस्ट हुआ है, मतलब मैंने जो टेस्ट दिया था वो इस पैटर्न का था। इसमें कोई इंग्लिश नहीं है, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश बुरी है तो कोई इशू नहीं है, आपको इंग्लिश यहाँ पर इंग्लिश को टेस्ट करेंगे भी नहीं ये लोग, ठीक है। सिर्फ केम बायोफिजिक्स, साइंस रीजनिंग एंड मैथ रीजनिंग। अच्छा, अब ज़रा मैं ज़रा इन कंपोनेंट्स की बात कर लूँ कि इनमें होता क्या है। केम की बात पहले कर लेते हैं। अच्छा, केम में बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन जो है वो ज़रा यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है। ऑर्गेनिक के काफ़ी रिएक्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे, ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक भी कोई हल्का मत लीजिएगा, इनऑर्गेनिक के भी आते हैं, और फर्स्ट ईयर भी केमिस्ट्री की आती है। अब ऑर्गेनिक का तो ये हो गया, ऑर्गेनिक की जो मैकेनिज़म्स हैं, जो रिएक्शंस हैं, उनके मैकेनिज़म्स जो है ना, वो जनरली मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि मैकेनिज़्म पूरा जो कर्ली एरोज़ हैं, जो कर्ली एरो जहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहा है, वो सारा कुछ आप याद नहीं करें, ठीक है। जनरली मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कंडीशंस, ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बस काफ़ी है। लेकिन AKU के लिए अभी जो रिसेंट पेपर दिया था मैंने, मेरे अटेम्प्ट में मुझे अब भी याद है कि एक मैकेनिज़्म आ गया था, और वो मैकेनिज़्म था एसिल क्लोराइड्स का, ठीक है। तो एसिल क्लोराइड एसिटाइल क्लोराइड का मेरे ख्याल से था, जिसके OH नेगेटिव आ रहा था, उसे रिएक्ट कर रहा था, तो वो कर्ली एरो ड्रॉ करना था। वो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, उनमें कर्ली एरोज ड्रॉ हुए थे, ठीक है, और वो चूज़ करना था कि कौन सा करेक्ट है। तो ये आसान सा मैकेनिज़्म है, तो इस टाइप के ईजी मैकेनिज़म्स आ जाते हैं। लेकिन इट्स बेटर अगर आपने सब कुछ कर लिया हो तो फिर मैकेनिज़म्स को भी एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक है, वरना फिर अगर आपने मैकेनिज़म्स नहीं देखे तो बहुत सारे मैं मानता हूँ, ठीक है, रिटेन करना इतना ईजी नहीं होगा। तो इसलिए आप सिर्फ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कंडीशंस याद करने बहुत है। पास पेपर्स AKU के मस्ट हैं गाइस। अच्छा, पास पेपर्स की बात मैं कर लूँगा थोड़ी देर बाद। केम के बाद बायो पे आ जाते हैं। पहले बायो, अच्छा 20 MCQs होते हैं तीनों के, बायो के भी 20, केम के भी 20, फिजिक्स के भी 20। अच्छा, बायो में क्या होता है कि जनरली MD कैट के मैंने आपको कहा था कि किंगडम्स अभी रिसेंट ईयर में टेस्ट बिल्कुल नहीं हुए थे, राइट। यहाँ पर AKU में रिसेंट ईयर में भी किंगडम्स टेस्ट हुए थे। प्लांटी का सेक्शन आ गया था, एंड प्लांटी का सेक्शन जो आया था वो मैंने कुछ जो समझ आ रहे थे वो कर लिए थे, जो नहीं आ रहे थे उसे स्किप किया, तुक्का नहीं मारा। रीज़न, नेगेटिव मार्किंग होती है। जिस फैक्ट को आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो उसे करने का रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। रीज़न उसका ये है कि आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं और फिर आपका एक्स्ट्रा 0.25 मार्क जाएगा, ठीक है। अच्छा, 0.25 का मतलब समझा दूं कि 4 MCQs के पीछे आपका 1 मार्क कटेगा। अगर 4 गलत हुए हैं तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। अच्छा, इसके बाद तो प्लांटी का सेक्शन यूजुअली टेस्ट होता है बायोलॉजी में, तो प्लांटी ज़रा देख लीजिएगा। लेकिन देखें, अगर आपने सिर्फ 20 MCQs है ना, बाकी का सिलेबस जो आपका पूरा है, अगर आपने वो पूरा सिलेबस नहीं किया तो प्लांटी आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप पहले वो सारे MCQs कर लें जो कि अलग अलग चैप्टर से आ सकते हैं। प्लांटी से ज़्यादा 2 आएंगे, 3 आएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि 20 MCQs जो है सिलेबस पूरा कवर करना होता है। तो इट्स बेटर कि आप पूरा सिलेबस करके फिर आप प्लांटी पे आएँ, और अगर आप शुरू कर चुके हैं तो फिर ख़त्म कर लें उसे। अगर आधा हो चुका है तो सही है, अगर आधे से कम है तो फिर छोड़ दें, फ़िलहाल छोड़ दें, बाकी का सिलेबस कर लें, उसके बाद कर लें, या फिर आपकी मर्ज़ी, मतलब आप अगर समझ रहे हैं कि आप पूरा कर सकते हैं तो आप कर लें। फिर उसके बाद आप अच्छा, बैक्टीरिया का सेक्शन भी ज़रा कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि वो भी टेस्ट हुआ था यहाँ पर मॉनरा का। अब उसके बाद फ़िज़िक्स पे आ जाते हैं। फ़िज़िक्स काफ़ी इजी था। बाल्मर सीरीज़, अच्छा मुझे याद है पैस्चन सीरीज़ का आ गया था कि इलेक्ट्रॉन जब n = 3 पे गिरता है तो कौन सी रेडिएशंस जो निकलती है वो कौन सी सीरीज़ बनाती है, पैस्चन। सो बेसिकली ये जो रेडिएशंस वाले हैं ना, इनको आप ज़रा कर लीजिएगा। एंड बाय द वे पैस्चन सीरीज़ मुझे ऐसा याद आ रहा है कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स इनमें कॉमन है, राइट।
मैंने पढ़ा केमिस्ट्री में था और वो आ गया था फिज़िक्स में, ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स में ये जो सीरीज़ है ना, ये दोनों आ जाती है। तो आप ज़रा ये सीरीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज़ रिपीट होगी। अब इनके अलावा फ़िज़िक्स के बाकी जो न्यूमेरिकल्स थे वो काफ़ी ईजी थे, आराम से हो गए थे। लेकिन बस ये है कि आपको ज़रा नेगेटिव मार्किंग का ख्याल रखिएगा। जिसका आपको बिल्कुल भी कोई फैक्चुअल क्वेश्चन हो जो आपको नहीं पता ना, उस पर आप रिस्क नहीं लीजिएगा। अच्छा, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सारे छोड़ दें वरना आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे। आप कभी भी MCQ आंसर ऑप्शंस को अगर नैरो डाउन कर सकते हैं 2 MCQs तक, तो उसको आप मार्क कर दीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, उसके करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन आपको चारों के चारों पर डाउट है तो फिर मत कीजिएगा, ठीक है। नैरो डाउन अगर 2 तक कर सकते हैं तो फिर उसे मार्क ज़रूर कीजिएगा। ये केम बायोफिज़िक्स के सेक्शन की बात हो गई। अब रीजनिंग पे बात कर लेते हैं। रीजनिंग में ये है कि आपके पास साइंस रीजनिंग है और आपके पास मैथ रीजनिंग है। साइंस रीजनिंग इन्हीं केम बायोफिज़िक्स का मिक्सचर आप समझ लें, इन्हीं को उठाकर इन्हीं से क्वेश्चंस यहाँ साइंस रीजनिंग में आते हैं। मुझे याद है कि डायरेक्टिंग ग्रुप जो बेंजीन का था ना, वो यहाँ पर साइंस रीजनिंग का एक क्वेश्चन जिसमें डेटा दे दिया था। अच्छा, उस डेटा में क्या था ये देखें, मज़े की बात, उस डेटा में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था उन्होंने खुद। डायरेक्टिंग ग्रुप्स ये होते हैं, 2, 3 ये होते हैं, मतलब ऑर्थोपेरा ये वाले होते हैं और मेटा वाले ये वाले होते हैं, जो 4th पोजीशन मतलब जो 3rd पोजीशन पे ले भेजता है और जो 2, 4, 6 पोजीशन पे भेजता है, ठीक है। और उस ऑर्थोपेरा एक्सप्लेन करने के बाद उसी के क्वेश्चंस नीचे पूछे हुए थे कि ये बताएं, अगर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है जिसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस पर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा तो ये कौन सी पोजीशन पे जाके लगेगा, मतलब कौन सा आंसर ऑप्शन होगा। मतलब वो एक डेटा दे देते हैं, उसी डेटा को देखकर उसके नीचे कोई 2 MCQs होते हैं जो उसी डेटा से लिंक कर रहे होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह, ठीक है। साइंस रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको, और वो मुश्किल भी नहीं होते। मज़े की बात, मुश्किल नहीं होते। अगर आपकी ये केम बायोफिज़िक्स वाली स्ट्रॉन्ग है ना, आपकी साइंस स्ट्रॉन्ग है, आपकी साइंस रीजनिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये वाले हों, कभी कभार वो एक जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन वो जनरल नॉलेज वाला भी या तो बायो का होता है, कोई रिसर्च दे देते हैं, रिसर्च के अंदर कोई ऐसी बात निकल आती है कॉम्प्रिहेंशन टाइप का, लेकिन छोटा सा होता है, कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। एंड मज़े की बात यह है कि रीजनिंग में जो है नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। साइंस रीजनिंग के 30 MCQs होते हैं, मैथ रीजनिंग के भी 30 MCQs होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। एंड साइंस रीजनिंग का सिलेबस यही है, आपका अगर वो स्ट्रांग है तो ये वाला ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। मैथ रीजनिंग में क्या करते हैं, मैथ रीजनिंग के 30 MCQs हैं, इसकी सैट मैथ या O लेवल मैथ आपकी अच्छी हो, आपका ये मैथ भी हो जाएगा। इसके लिए बस फ्रैक्शंस वगैरह की प्रैक्टिस कर लें, बहुत है। अगर जो A लेवल्स के स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास मैथ होती है, उनके लिए ये तो पक्के 30 मार्क्स हैं। इतने ईजी MCQs होते हैं ना कि आपको तो ये यहाँ 1 मार्क भी लूज़ नहीं करना चाहिए, या तो फुल ले आएँ, ठीक है। और जो इंटर वाले होते हैं, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर इंटर वाले भी ये सैट मैथ की काफ़ी प्रैक्टिस कर लें ना, ये वाले मार्क्स आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो देखें, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं, चाहे आप इंटर वाले हो चाहे आप A लेवल्स वाले हो। लेकिन प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। इंटर वाले स्टूडेंट्स आप भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं आराम से, ठीक है। मैं देखता हूँ कि AKU में अक्सर A लेवल्स वाले ज़्यादातर चले जाते हैं, इंटर वाले अक्सर या तो अगर चले भी जाते हैं वो जाते नहीं हैं यहाँ पर, उनका ज़्यादा प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, और जो क्लियर नहीं कर पाते, ज़्यादातर क्लियर नहीं कर पाते। और उसकी मेजर रीज़न ये है, वो वाला सेक्शन वो आराम से, वो तो भाई A लेवल्स वालों से हो सकता है कि टॉप भी ज़्यादा मार्क्स ले आएँ, लेकिन यहाँ रीजनिंग में आके मैथ रीजनिंग पे जो है ना, यहाँ पर वो फंस जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, अच्छा मैं आपको ज़रा कट ऑफ बता दूं पिछले साल का, फिर आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। साइंस रीजनिंग का जो सेक्शन था ना, ये जो MCQs आपने किए हैं, इन MCQs में एटलीस्ट आपके 60% करेक्ट होने चाहिए इस साइंस के सेक्शन को क्लियर करने के लिए, पास करने के लिए एटलीस्ट 60% MCQs आपके करेक्ट होने चाहिए। और रीजनिंग में एटलीस्ट 69% MCQs आपके करेक्ट होने चाहिए। अब ये नंबर्स एब्सोल्यूट नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज वेरी करते रहते हैं ईयर टू ईयर, बैच टू बैच। अगर सारे स्टूडेंट्स अच्छे वाले आ गए तो फिर ये परसेंटेज बढ़ भी सकती है, ठीक है। और सारे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा पेपर मुश्किल आ गया, स्टूडेंट्स अच्छे हो लेकिन पेपर मुश्किल आ गया, सबके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए,
फिर हो सकता है ये परसेंटेज गिर भी जाए। ठीक है, होता क्या है बेसिकली 4000 स्टूडेंट्स होते हैं टोटल रफली, हमारे अभी रिसेंट अटेम्प्ट में 4000 ही थे रफली। उनमें भी जो टॉप के 300 स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो जो टॉप के 300 मार्क्स होते हैं उन्हें वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो 60% था ना, ये टॉप 300 के जो स्टूडेंट्स, टॉप 300 मार्क्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनको देखकर ये थ्रेशोल्ड बना था 60%, कि जो टॉप के 300 स्टूडेंट्स हैं ना वो एटलीस्ट 60% तक क्लियर कर पा रहे थे, और जो टॉप के 300 स्टूडेंट्स थे साइंस रीजनिंग का 69%। अच्छा, ये 69% ये ज़्यादा क्यों है? रीज़न उसका ये है कि साइंस और मैथ कलेक्टिवली काफ़ी ईजी होता है कंपेयर टू दैट, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यहाँ तुक्के भी चल जाते हैं, वहाँ तुक्के नहीं चलते। ठीक है, ज़्यादातर नहीं चलते, मतलब अगर आप 2 तक नैरो डाउन कर लेते हैं तो फिर आपके तुक्के भी चल जाएंगे। अब 60% के बाद मैं अपनी बात बता दूं कि मैंने जो है इसमें 60% में कट ऑफ था यहाँ पर, और इसका कट ऑफ था 69%। ठीक है, मेरा माशाल्लाह से 60% से ऊपर ही आ गया था, और ये 69% जो है इससे भी ऊपर आ गया था। मेरा इस सेक्शन में था 76%, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, तो मेरा तो क्लियर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद यहाँ का 69% था, मेरा 86% आया था। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया था। अच्छा, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, AKU का टेस्ट क्लियर करने के लिए दोनों सेक्शंस को इंडिविजुअली क्लियर करना ज़रूरी है। अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ पर 86% आ जाता है, राइट, वो ये सेक्शन क्लियर कर गया, लेकिन अगर यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ 68 रखा था, किसी का 69 रखा था, किसी का 68.5 भी आ गया, सिर्फ 0.5 का फ़र्क, वो फेल हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब ये थ्रेशोल्ड को वो अचीव नहीं कर पाया, हालांकि वहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन यहाँ पर जब थ्रेशोल्ड अचीव नहीं हो पाया, ही वोंट बी शॉर्टलिस्टेड। तो इसलिए दोनों को इंडिविजुअली क्लियर करना ज़रूरी है फॉर दिस टेस्ट टू बी क्लियर्ड। ठीक है, अब ये बात हो गई। और अगर किसी का यहाँ पर सिर्फ 61% आ गया, 1% ज़्यादा, और यहाँ पर 70% आ गया, 1% ज़्यादा, टेस्ट क्लियर कर गया वो। ठीक है, अब ये बात हो गई, इंडिविजुअल क्लियर करना दोनों का ज़रूरी है, इंग्लिश कोई नहीं है। आपका सिलेबस की भी बात हो गई, सिलेबस आउटलाइन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड ये बात भी हो गई। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने ज़्यादातर चीज़ें तो इसकी कवर कर ली। अच्छा, पास पेपर्स की बात कर लेते हैं। AKU की प्रिपरेशन के लिए जो है ना, जिस तरह से MD कैट के लिए पास पेपर्स बहुत ज़्यादा मस्ट है, पास पेपर्स भाई यहाँ पर की हैं। अच्छा, पास पेपर्स कैसे मिलेंगे? AKU तो अपने पेपर्स रिलीज़ ही नहीं करता, तो कोई टेंशन नहीं है। जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब कराची में बहुत सारे, अनीस हुसैन जैसे जहाँ से मैंने पढ़ा था, वो क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं उनसे रिक्रिएट कराने की कोशिश करते हैं, राइट। जो स्टूडेंट्स को याद रह जाते हैं वो क्वेश्चन जो है वो रिक्रिएट कराते हैं। मैंने खुद भी काफ़ी 27 MCQs तक रिक्रिएट करा चुका था मैं। उसमें ये होता है कि टीचर के साथ बैठ के वो रिक्रिएशन हो जाती है, तो वो रिक्रिएटेड पास पेपर्स उनके मिलते हैं, वो ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट भी रेडी कर लूँगा, कि जितनी जल्दी वो रेडी हो जाता है वो मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगा। जो ये पास पेपर्स हैं ना, इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हो सके मैं ख़ुद सॉल्व करके जो है ना वो अपलोड करूँगा, ठीक है, अपने चैनल पर। तो मेरी जो सॉल्यूशन की होगी वो भी आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। एंड गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अच्छा, ये सब कुछ था AKU के पेपर आउटलाइन के बारे में जो आपको पता होना ज़रूरी है। अब इसमें भी आपको अगर कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ फील फ्री टू लीव इट इन द कमेंट बॉक्स डाउन देयर, ठीक है। आप कमेंट्स करें, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ, ठीक है। कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा। आप फेसबुक वगैरह पे आप मत कीजिएगा, वहाँ पर वो इतना एक्टिव मैं वहाँ होता नहीं हूँ, और यूट्यूब को पे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, तो यहाँ ज़रा जल्दी रिप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ ऐसा कीजिएगा। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। एंड गाइस, प्लीज़, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, ये वीडियो आपकी ज़िम्मेदारी है, MD कैट स्टूडेंट्स को पहुँचाएँ। AKU हर कोई नहीं जाएगा, AKU हर कोई जाना भी नहीं चाहेगा, कुछ ख़ास स्टूडेंट्स होंगे जो अफोर्ड कर पाएंगे वही जाना चाहेंगे। लेकिन AKU, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। सिलेबस
पंजाब बोर्ड का जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि काफ़ी ओवरलैप है सिंध बोर्ड से, तो आप अगर इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी सिंध बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, मतलब ज़्यादातर हो जाएगी। आपको सिंध बोर्ड की बुक्स फिर भी देखनी होंगी लाजमी अगर आप सिंध का MD कैट देंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, कीप विजिटिंग माई चैनल, सब्सक्राइब फॉर मोर।